क्लास हम लोग शुरू करेंगे ऑप्टिक्स को लेकर। देखिए बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो एक बात ये जरूर नोट करना बच्चों कि ऑप्टिक्स जितना आसान है उतना आसान, देखने में जितना आसान है उतना आसान है नहीं। क्योंकि जब भी ऑप्टिक्स की बात आती है तो बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन, एक ही बात आती है कि बस लाइट के ही बारे में पढ़ना है और लाइट से रिलेटेड फेनोमेनाओं के बारे में ही पढ़ना है। तो जब भी बच्चे लाइट से रिलेटेड फिनोमेनाओं के बारे में सोचते हैं तो बस उनके माइंड में यही आता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग और टिंडल इफेक्ट। ये सब यूं इसलिए आता है क्योंकि बच्चे ये सब टेंथ क्लास में पढ़ के आए रहते हैं। और जब ये लोग टेंथ क्लास में पढ़ के आए रहते हैं तो ऑप्टिक्स को ये बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन ऑप्टिक्स तब भारी होने लगता है जब ऑप्टिक्स से रिलेटेड वेव थ्योरी आती है और क्वांटम थ्योरी आती है। तब उस समय ऑप्टिक्स थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो उस समय ऑप्टिक्स के टिपिकल होने का कारण क्या है, इन सभी फैक्टरों पर आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे। और एक बात और समझ लीजिएगा बच्चों कि जब भी इंटर के बच्चे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, अगर ऑप्टिक्स उनको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वो लोग जाकर अच्छे से पियर्सन सीरीज का जो बुक आता है उसमें आप लोग 7 से लेकर 10 तक का टोटल सीरीज खरीद लीजिए, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी। और फिजिक्स में जैसे है कि अगर आप 7 से शुरू करेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें उसमें मिलेंगी और उसमें जो क्वेश्चंस है ना वो इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। पियर्सन सीरीज के दिए गए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि वहां से आप लोग जब पढ़िएगा तो आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है। क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल प्लस में थ्योरेटिकल दोनों कॉन्सेप्टों में वो बुक लिखी गई है। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पियर्सन सीरीज का बुक जरूर पढ़ा कीजिएगा बच्चों। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन से। देखिए बच्चों, देखिए आज के ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एक बात थोड़ा सा समझना है बच्चों कि ऑप्टिक्स में जो चीजें हैं वो चीजें जितनी आसान है वो आसान नहीं है। देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात जो आती है बच्चों वो है कि जब भी किसी भी चीज के बारे में हमें जानकारी लेनी है तो हम सबसे पहले अपने ऑर्गन सेंस के ही हेल्प से किसी भी चीज के बारे में जानकारी ले पाते हैं। और ये ऑर्गन सेंस कितने होते हैं, तो टोटल हमारे 5 ऑर्गन सेंस होते हैं। वो होते हैं, पहला आइज, ईयर, नोज, टोंग एंड स्किन। यानी हमारा आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारे 5 ऑर्गन सेंस होते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब भी हम किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेनी होती है तो सबसे पहले हमें आईज के द्वारा उस चीज का स्ट्रक्चर क्या है, उस चीज का कलर क्या है और उस चीज का शेप क्या है और उस चीज का साइज क्या है, इसकी जानकारी हमारा आई देता है बच्चों। उसके बाद कान, कान क्या होता है बच्चों, तो किसी भी चीज से आने वाली साउंड को वो मतलब क्या करता है, कैप्चर करता है। और साउंड से कैप्चर करके आप क्या, आपको मतलब मैसेज देता है कि अगल बगल कोई चीजें मतलब बज रही हैं या कोई पुकार रहा है या कोई आवाज दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे कान का काम हो गया यानी ईयर का काम हो गया। उसके बाद नोज, नोज के हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मेल क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मतलब खुशबू हवा में फैली होती है तो उसे नाक के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, उसको मतलब सेंसेटिव करते हैं, मतलब उसको पहचानते हैं या उसके बारे में जानते हैं। और जीभ, जीभ जो होता है यानी टोंग, टोंग किसी भी चीज का हमें क्या करता है बच्चों, टेस्ट बतलाता है। और वो उसका टेस्ट स्वीट है या सावर है या बीटर है, इसके बारे में जानकारी हमें जीभ से मिलती है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों स्किन, स्किन के हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ये जान सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट आपका बच्चों सॉफ्ट है
या हार्ड है, ये सारी चीजों की जानकारी हमारे 5 ऑर्गन सेंस के ही द्वारा होती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें हमें पढ़ना है बच्चों लाइट के बारे में। क्योंकि देखिए लाइट जो होता है बच्चों, लाइट तभी लाइट से हम तभी वर्क कर पाते हैं जब हमारा आई जो होता है वर्क करता है बच्चों, ठीक है। यानी विदाउट लाइट हमारा आई जो है बच्चों एकदम निष्क्रिय रहता है। अगर लाइट है तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अगर लाइट नहीं है तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। यानी हमारा आई जो है बच्चों, जाइए आप उधर, देखिए। हम्म, देखिए अगर लाइट है तो ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, और हमारा आई जो है बच्चों ऑब्जेक्ट को तभी देख पाता है जब उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारे आंखों तक पहुंचती है, और आंखों के अंदर रिफ्रैक्शन की फेनोमेना होती है, और तब उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पर बनता है। और उस रेटिना पर जब इमेज बन जाता है तो ऑप्टिकल नर्व द्वारा इलेक्ट्रिकल मैसेज हमारे माइंड तक पहुंचता है, और तब हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से बच्चों देख पाते हैं। अब ये बात समझने वाली है कि देखिए बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये यूं समझ लीजिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को आप तभी देख सकते हो बच्चों जब किसी लाइट सोर्स से आने वाली लाइट इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, और इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये लाइट आपके आंखों तक पहुंचेगी, ठीक है बच्चों। ये आपकी आंखों तक पहुंचेगी, तो आंखों के अंदर जब ये पहुंचेगी तब यहाँ पे एक फेनोमेना होता है, यानी टकरा के आने के समय यहाँ पे रिफ्लेक्शन की फेनोमेना होती है। किसकी फेनोमेना होती है बच्चों? रिफ्लेक्शन की। और रिफ्लेक्शन के फेनोमेना के बाद जब ये लाइट ऑब्जेक्ट से होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है तो आंखों के अंदर रिफ्रैक्शन की फेनोमेना होती है, और रिफ्रैक्शन के फेनोमेना के बाद उसका इमेज हमारे रेटिना पर बनता है। और जब वो इमेज बन जाता है रेटिना पर, तो रेटिना से कनेक्टेड होता है बच्चों एक ऑप्टिकल नर्व, और वो ऑप्टिकल नर्व जो होता है इलेक्ट्रिकल मैसेज जो होता है हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। और उस ब्रेन का काम होता है बच्चों कि उस इमेज उस ऑब्जेक्ट के इमेज को उसके सेम साइज में करके और सीधा करके देखना। क्योंकि जब रेटिना पर इमेज बनता है तो रियल और इन्वर्टेड होता है, यानी वास्तविक और उल्टा होता है, और ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होता है। तो उसे सीधा करके ऑब्जेक्ट के बराबर देखने की टेंडेंसी हमारे ब्रेन के पास होती है। इसलिए बच्चों हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे हम एक एक फेनोमेना के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग नोट्स भी बनाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा कि व्हाट इज कॉल्ड लाइट। लाइट यानी प्रकाश किसे कहते हैं? तो आप इतना लाइन अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा बच्चों। यानी सबसे पहला क्वेश्चन हो गया आप लोग के पास, व्हाट इज कॉल्ड लाइट, यानी प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले इंट्रोडक्शन पे। तो देखिए बच्चों, लाइट जो होता है हमारे साइंस के क्षेत्र में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये इस इंट्रोडक्शन में आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए बच्चों, बड़े से बड़े चीजों की जानकारी हमें लाइट द्वारा ही होती है, और छोटी सी छोटी चीजों के बारे में जानकारी हमारे लाइट द्वारा ही होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे छोटी से छोटी चीजों के बारे में, यानी ऐसी चीजें जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, एज लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल को आप अपने आंखों से नहीं देख सकते हो बच्चों। तब क्वेश्चन उठता है कि तब उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो एटम के बारे में जानकारी, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम में ऑर्बिट्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन अभी किस पोजीशन पे है, इसमें मैक्सिमम जानकारी हमें लाइट के हेल्प से ही मिलती है बच्चों। अब ये लाइट के हेल्प से कैसे मिलती है?
तो हम आपको समझाते हैं बच्चों। देखिए एटम इतना स्मॉल होता है कि उसका रेडियस 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम यूँ समझ लीजिए कि 10⁻⁻10 मीटर, यानी इतना छोटा जिसको आप देख भी नहीं सकते हो। अब क्वेश्चन उठेगा कि कैसे आप नहीं देख सकते हो। देखिए बच्चों, जितने भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मटेरियल है, ये सारे के सारे एलिमेंट से बने होते हैं, और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि एयर, हवा, हवा क्या होता है, तो हवा जो होता है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, यानी हवा जो होती है कई गैसों का मिश्रण होती है। और हवा जब कई गैसों का मिश्रण होती है तो उसमें मैक्सिमम जो गैस का परसेंटेज है वो है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस अबव 70% है, या मान लीजिए 72% ऐसा माना जाता है। तो 72% के आंकड़ों में अगर नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है N2। और N2 यानी ये दो नाइट्रोजन के एटम से मिलकर बना है। तो एयर में नाइट्रोजन गैस है और वो नाइट्रोजन के एटम से बना है, तो क्या आप एयर के नाइट्रोजन के एटम को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। उसके बाद कहा जाता है कि एयर में ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O2, यानी ये दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। तो जब ये दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, तो क्या आप ऑक्सीजन के एटम को देख सकते हो? नहीं। तो जब आप ऑक्सीजन के एटम को नहीं देख सकते हो, यहाँ तक कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और किसी भी माइक्रोस्कोप से मतलब आप एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो एटम के स्ट्रक्चर का अनुमान कैसे लगता है? तो एटम के स्ट्रक्चर का अनुमान लगता है बच्चों लाइट के मदद से। यूं समझ लीजिए कि लाइट नहीं, लेकिन लाइट के सिमिलर जैसे वेव्स की मदद से हमें एटम का स्ट्रक्चर पता चलता है। जैसे सबसे पहले जो एटम का मॉडल जो आया वो थे जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने सिर्फ थ्योरी दिया। उसके बाद जे जे थॉमसन ने भी थ्योरी दिया, एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ नहीं दिया। जॉन डाल्टन भी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिए। लेकिन सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जब एटम का आया वो था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। यानी उन्होंने एटम के न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग किया था। अल्फा पार्टिकल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा पार्टिकल विद्युत चुंबकीय तरंग है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही करेक्टर में आपका लाइट भी आ जाता है। तो वहां से एटम का थोड़ा सा शेप डिफाइन हुआ। उसके बाद आगे चलकर बोर साहब ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हेल्प से उन्होंने एटम के रेडियस को भी डिफाइन किया, एटम के ऑर्बिट के रेडियस को भी डिफाइन किया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को भी डिफाइन किया, और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने कैलकुलेशन किया। और पूरी तरह से मतलब एक तरह से मतलब बल्क फेज में मतलब एटम का उन्होंने स्ट्रक्चर रख दिया। आगे चल के श्रोडिंगर के वेव्स इक्वेशन आए, तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आया वो लाइट का ही आया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, ये जब आगे चलेंगे आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम थोड़ा सा जनरली भाषा में हम समझा देते हैं। देखिए बच्चों, एटम दो स्टेट में रहता है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की कहानी है बच्चों कि जब भी एटम ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि जब किसी एटम के एक शॉर्टेन ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहता है, तो कहा जाता है कि एटम जो है ग्राउंड स्टेट में है। लेकिन जब उस शॉर्टेन ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि एटम एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो जब एटम एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो या तो एनर्जी का इमिशन करता है या एनर्जी का ऑब्जर्वेशन करता है। तो एनर्जी के इमिशन के हेल्प से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना, और उससे एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में काफी मदद मिली बच्चों। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हमारे बोर साहब ने बच्चों, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे चलेंगे बच्चों, वैसे वैसे आप लोग को पता चलेगा कि लाइट के हेल्प से एटम का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन हुआ। और इसके बारे में पूरा ब्रीफली स्टडी हम लोग करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में जब चलिएगा तो उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, और न्यूक्लियर फिजिक्स में ही बोर्स का एटॉमिक मॉडल आता है, और उसी में पूरी तरह से मतलब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पूरा स्टडी करना होता है। डी ब्रॉगली के भी इक्वेशंस आते हैं, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स आते हैं। तब पता चलेगा कि मतलब लाइट जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी जाके किसी चीज के स्टडी करने में हमारी काफी मदद करता है। यानी एक ऐसा एटम जिसको आप
एक एटम जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में हमारा सबसे ज्यादा जो मदद करता है वो होता है बच्चों लाइट। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों छोटे से छोटे लेवल की बातें, यानी जहां पर एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की बात आती है तो उसमें हम हेल्प लेते हैं लाइट की बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों बड़े से बड़े लेवल की बातें। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि आपके सामने बड़ा से बड़ा लेवल क्या है बच्चों। तो हम आपको बता दें, इस संसार में बच्चों, इस संसार में हम कहाँ तक किसी चीज को देख सकते हैं, तो हम जब भी अपनी नजर उठाते हैं आकाश में तो हम तारों को देखते हैं। ये तारे वास्तव में है क्या? सन भी आपका एक स्टार है, यानी सूर्य भी आपका एक तारा है। उसके चारों बगल 9 प्लेनेट्स का सोलर सोलर सिस्टम है। और इस सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग अगर जानकारी लेते हैं तो लाइट की ही मदद से लेते हैं। कैसे लाइट की मदद से लेते हैं? जैसे अगर किसी मंगल ग्रह पर कोई चीज का अनुमान लगाना है या स्टडी करना है, तो हम सैटेलाइट को भेजते हैं। सैटेलाइट क्या करता है? सैटेलाइट उसके आसपास में जाता है, वहां से इमेज को कैप्चर करता है, और उस इमेज को देखकर हम अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि वहां पे ऐसे भी हो सकता है। तो इमेज को कैप्चर करना और फोटो खींचना और अनुमान लगाना, इसमें सबसे ज्यादा रोल कौन अदा कर रहा है बच्चों? तो लाइट अदा कर रहा है। और लाइट के ही हेल्प से हम बड़े बड़े स्टार्स के भी बारे में स्टडी करते हैं। अब इतना समझ लीजिए कि अभी तक हम चंद्रमा पर केवल ही जा पाए हैं, और चंद्रमा से आगे हम लोग नहीं जा पाए हैं, अन्य ग्रहों पर हम नहीं उतरे हैं। तो समझ लीजिए कि ऐसे स्टार्स जो हमसे कई लाइट ईयर डिस्टेंस पर है, यानी कई प्रकाश वर्ष दूर है, उनके बारे में स्टडी करना है तो कैसे करते हैं? तो उन स्टारों के बारे में, स्टार यानी तारों के बारे में अध्ययन करना होता है, तो उन तारों से चलने वाले लाइट को हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, और तब हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वो स्टार अभी किस पोजीशन में है, किस एज में है, उसका जन्म कब हुआ होगा, और ये कितने सालों बाद ये मतलब ये डेथ कर जाएगा। तो इसे हम लोग पता करते हैं। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई स्टार है, उसका रंग, उसका कलर ब्लू है, तो अभी वो किस पोजीशन में है। कोई स्टार है उसका कलर रेड है, तो वो किस पोजीशन में है। अगर कोई स्टार है अभी वाइट हल्का हल्का चमक रहा है, तो किस पोजीशन में है। तो जब भी स्टार जन्म लेता है तो उस समय वो व्हाइट ड्वार्फ रहता है, व्हाइट ड्वार्फ के बाद वो ब्लू होता है, ब्लू के बाद वो रेड जाइंट बनता है, रेड जाइंट के बाद वो डेथ की तरफ बढ़ता है। तो स्टार का डेथ दो तरीके से होता है। एक होता है सुपरनोवा विस्फोट, यानी सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और दूसरा होता है ब्लैक होल। यानी तारों की मृत्यु दो तरीके से होती है, एक एक सुपरनोवा विस्फोट करके, और दूसरा बच्चों ब्लैक होल बना के। आप ब्लैक होल के बारे में एक बात समझते हैं बच्चों, अभी तक हम ब्लैक होल के बारे में पूरी तरह से स्टडी क्यों नहीं कर पाए हैं? हम स्टार्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, और एस्ट्रो साइंस में जब पढ़ने जाइएगा तो अलग अलग स्टार्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, और किसका एज क्या है, कौन सा स्टार क्या कर रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन ब्लैक होल के बारे में हम लोग क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि बच्चों, हम लोग स्टार के पास तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन स्टार से चलने वाली लाइट हम तक आती है, तो उसी लाइट की मदद से हम स्टार्स का मतलब स्टडी करते हैं। लेकिन ब्लैक होल ऐसा ऐसा पिंड है जिसको एस्ट्रोनॉमिकल पार्टिकल्स भी कहा जा सकता है, जहां पर लाइट जाती है तो वहां से वापस नहीं आती है। उसका ऐसा माना जाता है कि उसका डेंसिटी इनफाइनाइट होता है, काफी ज्यादा होता है, मतलब यहाँ तक इनफाइनाइट मान के चला जाता है। और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड काफी स्ट्रांग होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वहाँ पे लाइट भी जाती है तो वापस वहाँ से नहीं आ पाती है। तो इस प्रकार से हम ब्लैक होल के बारे में जानकारी नहीं ले पाते हैं, लेकिन स्टार्स से चलने वाली लाइटों के बारे में हम जानकारी ले पाते हैं। और स्टार से चलने वाली जब लाइट हम तक पहुंचती है तो हम उन स्टारों का स्टडी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और जब आप एस्ट्रोनॉमिकल साइंस पढ़िएगा तो स्टार्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने को भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं कि जब हम अपने चारों बगल की दुनिया को देखते हैं बच्चों, और जो हमारी दुनिया है बच्चों, वो पूरी तरह से बच्चों लाइट के ही कारण डिफाइंड है। अगर लाइट नहीं रहा तो चारों तरफ डार्क है बच्चों।
और चारों तरफ जब डार्क हो जाएगा तो हम अपने अगल बगल के सराउंडिंग वर्ल्ड को नहीं देख पाएंगे। ठीक है बच्चों। और लाइट जो है बच्चों, लाइट क्या करता है तो हमें सुंदरता का आभास दिखलाता है, सुंदरता का आभास दिखाता है। कैसे दिखाता है? तो देखिए, चंद्रमा की रात यानी चांदनी की रात यानी फुल मून जिसे हम कहते हैं, उस समय जब उस समय उस रात को जब आप बाहर निकलते हो तो इतना अच्छा लगता है, मौसम बहुत सुहाना लगता है जब पूर्णिमा का रात होता है या फुल मून रहता है। और दूसरी बात कि जब भी वर्षा होती है तो आकाश में इंद्रधनुष बनता है, तो उस समय और भी अच्छा लगता है देखने में। और जब सूर्य का उदय होता है तो उस समय आकाश का रंग कुछ अलग होता है, और जब सूर्यास्त होता है तो उस समय आकाश का रंग कुछ अलग होता है। इन सभी चीजों को कैप्चर कर करके देखते हो आप लोग बच्चों कि फिल्मों में इन सभी नेचुरल ब्यूटी को क्या किया जाता है, मतलब काफी बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है, जिससे लोग देखना भी पसंद करते हैं। और यही कारण है बच्चों कि इस पूरे संसार की सुंदरता लाइट के कारण ही डिफाइन होती है बच्चों। ठीक है। अब देखिए बच्चों, लाइट है क्या बच्चों? लाइट अभी तक भी पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो पाया है। लाइट काफी रहस्यमय है, मतलब एक तरह से मिस्ट्री है बच्चों। और आज भी लाइट पर काफी रिसर्च चल रहे हैं, और लाइट से आज भी कई रिलेटेड बहुत सारी फेनोमेनाएं खोजी जाती है। जैसे सबसे पहले कहा गया था कि इस संसार में दो ही चीजें होती है, एक जिसमें मास होता है और दूसरी जिसमें मास नहीं होता है। तो जो मास वाले होते हैं उन्हें मैटर कहा जाता है, और जिसमें मास नहीं होता है उसमें उनको हम एनर्जी कहते हैं। तो लाइट भी आपकी एनर्जी के कैटेगरी में आता है। तो अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि लाइट में मास नहीं होता है, लेकिन आगे चल के जब आइंस्टीन साहब ने कई थ्योरी और थेसिसों को खोज किया, तो उन्होंने बताया कि लाइट जो होता है, लाइट का तो रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन मोशन मास जीरो नहीं होता है। तब उस समय दो टाइप के मास डिफाइन हुए थे, एक होते हैं रेस्ट मास और दूसरा होता है बच्चों मोशन मास। ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि रेस्ट मास क्या होता है और मोशन मास क्या होता है। तो अगर आप रेस्ट में हैं तो उस समय आपको वेट किया जाएगा, तो उस समय जो आपका मास आएगा बच्चों, तो उस मास को हम रेस्ट मास कहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी जेट प्लेन में बैठा दिया जाए या किसी एयरक्राफ्ट में बैठा दिया जाए, तो उस समय जब आपका मास जो वेट किया जाएगा तराजू पे, तो उस समय का मास जो होता है आपके रेस्ट मास से थोड़ा सा अधिक आता है। क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट में रहती है तो उस कंडीशन में उसका मास रेस्ट मास कहलाता है, जब भी कोई पार्टिकल मोशन में आ जाती है तो उस कंडीशन में उसका मास मोशन मास कहलाता है। और मोशन मास जो होता है हमेशा रेस्ट मास से क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। तो यहाँ पर जब आगे लाइट के बारे में स्टडी किया गया, तो पता चला बच्चों कि लाइट जो होता है बच्चों, वो एक पार्टिकल के रूप में काम करता है, और उस पार्टिकल का नाम दिया गया फोटोन। और ऐसा माना गया कि फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन मोशन मास जीरो नहीं होता है। तब जाके पता चला कि लाइट में भी मास होता है। और उसी बेसिस पर आइंस्टाइन साहब ने बोला कि मतलब लाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल पावर वर्क भी करता है। तो जब उन्होंने वैज्ञानिकों के सम्मेलन में ये बात बतलाई, तो वहां पे बैठे बहुत वैज्ञानिकों ने उनकी हंसी और मजाक भी उड़ाया था। लेकिन आगे चल के जब आइंस्टाइन साहब की ये थ्योरी और थेसिस मतलब प्रूव हुई, और उन्होंने खुद इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखाया, और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखाया, तब लोग और साइंटिस्ट दांतों तले उंगलियां काट लिया। और उन्हीं का आज देन है बच्चों कि मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, ई बराबर एम सी स्क्वायर। और बहुत सारे मतलब ऐसे थ्योरी और थेसिस देकर गए आइंस्टाइन साहब कि मतलब क्या कहा जाए, साइंस के जगत में बच्चों वो थ्योरी और थेसिस क्रांति ला दिया। और उन्हीं की दी गई थ्योरी और थेसिसों का जीता जागता एक उदाहरण है कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ही कारण मतलब आज बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन एक्यूरेट हो पाया। नहीं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से बच्चों दो ही मैकेनिक्स के बेस पर सारे साइंस चलते हैं, एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स पहले चलते थे, लेकिन
जब आइंस्टाइन साहब ने अपना थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स सारे गलत साबित हो गए और आज सारे कैलकुलेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर होते हैं बच्चों। तो यही बातें हैं बच्चों की, जितनी हम लाइट के बारे में समझते हैं और सोचते हैं, लाइट उतना आसान है नहीं। लाइट जो होता है आपको माइक्रोस्कोपिक से लेकर एब्रॉड लेवल तक की जानकारी देता है। ऐसी चीजें जिनको आप नहीं देख सकते हो, जहाँ पे हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती, वहां से भी लाइट प्रवेश करके और उन चीजों के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी दे देता है। और ऐसी चीजें जहां तक आप नहीं पहुंच पाते हो, वहां तक जाकर लाइट पहुंचता है और उन चीज़ों के बारे में भी जानकारी हमें लाइट ही देता है कि वो चीज़ें क्या हैं और कैसी है। इसलिए बच्चों लाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जैसे जैसे आप लोग पढ़िएगा बच्चों, वैसे वैसे आप लोगों को बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बात आती है कि लाइट के बारे में जब भी कोई व्यक्ति सोचता है तो उसके ब्रेन में यही क्वेश्चन उठता है कि प्रकाश क्या है, यानी व्हाट इज लाइट, ये किससे बना है, व्हाट इज मेड अप, और यह कैसे उत्पन्न होता है, हाउ इज इट जनरेट, और यह कितनी तेजी से यात्रा करता है, हाउ फास्ट डज इट ट्रेवल। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लोगों के माइंड में चलते रहते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों के जवाब ढूंढने के क्रम में बहुत सारे फिनोमेनाओं का भी डिस्कवर हुआ। और जब ये फिनोमेनाएं डिस्कवर हुई तो ऑप्टिक्स काफी एक एब्रॉड लेवल पर चला गया और फिजिक्स में ऑप्टिक्स को एक अलग ब्रांच के ही रूप में पढ़ा जाने लगा। ठीक है बच्चों, अब बात आती है बच्चों कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में अगर एक एक चीजों का अगर एक्सप्लेनेशन हम अभी करना शुरू करें बच्चों, तो समझ लीजिए कि एक्सप्लेनेशन करते करते इंट्रोडक्शन पे ही पूरा ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। और ऑप्टिक्स जो होता है बच्चों, ऑप्टिक्स पूरी तरह से लाइट का ब्रीफली स्टडी कराता है। मतलब ऐसे ऐसे फॉर्म से होकर आपके लाइट को स्टडी करना है जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। बहुत से ऐसे ऐसे फिनोमिनाए हैं जो काफी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है और जो दिन रात हमारे आंखों के सामने होती है, लेकिन हम उन चीजों को देखते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर ये चीजें हो कैसी रही है। जैसे बहुत लोग कहता है कि मतलब जब टेंथ में से बच्चा पढ़ के आता है तो क्वेश्चन होता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है। तो बच्चा कहता है कि लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन आगे चल के ये थेसिस गलत हो जाते हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है कि लाइट किसका फॉर्म है, यानी प्रकाश किसका स्वरूप है। तो वो कहता है कि प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है। तब क्वेश्चन उठता है कि क्या इसमें मास होता है। तो बच्चा कहता है कि नहीं, इसमें मास नहीं होता है। तब क्वेश्चन उठता है कि जब इसमें मास नहीं होता है तो ये भी थेसिस गलत हो जाती है। तब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ वर्क करता है, तो जब भी ब्लैक होल में लाइट जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता है। तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब जो होता है बच्चों, हमें ऑप्टिक्स ही देता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये जो लाइन है, व्हाट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, इसके बारे में ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है बच्चों, व्हाट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, प्रकाशिकी किसे कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है कि प्रकाश की भौतिकी की शाखा है जो मतलब जो प्रकाश के उत्पादन, प्रसार और पदार्थ के साथ उनकी अंतःक्रिया से जुड़ी घटनाओं और कानूनों के बारे में वर्णन करती है। यानी जितने भी क्वेश्चंस आपके ऊपर दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों का जवाब हमें किस फिजिक्स के किस ब्रांच में मिलता है बच्चों, तो फिजिक्स के ऑप्टिक्स ब्रांच में ही मिलता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। आपके ऑप्टिक्स के ऑप्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेनाए आएंगे, ऑप्टिक्स के फॉर्म्स आएंगे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों,
अब देखिए, सबसे पहले जब साइंटिस्टों ने लाइट को देखा तो उसको किस रूप में रिप्रेजेंट किया था, तो बात हम आपको समझाते हैं। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे को ये समझाया जाता है कि आकाश में वो जो बड़ा सा जो जल रहा है बच्चों, आकाश में जो बड़ा सा जल रहा है वो आपका चंदा मामा है। और उसको कविताएं सुनाई जाती है, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, आप काए थाली में मुन्ने को दिए प्याली में, प्याली गई फुट मुन्ना गया रूठ। तो इस तरीके से कविताएं सुना सुना के उसको पहले परिचय कराया जाता है, उसको ये बताया जाता है कि वो चंदा है। जब बच्चा बड़ा होता है तब वो समझता है कि नहीं, ये मेरे मामा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरे मामा तो ये हैं, मेरे मम्मी के भाई हैं, वो मेरे मामा है, ये मेरे मामा नहीं हो सकते हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो समझता है कि वो कोई जलता हुआ छोटा सा, मतलब छोटा सा पत्थर है जो आकाश में तैरता है। लेकिन पता चलता है कि नहीं, जब और बड़ा होता है तो पता चलता है अरे ये तो आकाश सीमित नहीं है, ये तो आकाश अनंत है। और इसमें जो ये छोटा सा चलता हुआ जो ये पिंड है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और इसका आकार इतना बड़ा है कि मतलब उस पर अगर हम लोग जाएंगे तो मतलब गुम हो जाएंगे। तब उसके माइंड में ये आता है कि अरे ये तो सैटेलाइट है। फिर और आगे चलता है तो उसे जानकारी होती है कि नहीं, ये अपने लाइट से नहीं चमकता है, ये सन के लाइट से चमकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब ऑप्टिक्स की शुरुआत हुई, यानी प्रकाश के बारे में जब हमने स्टडी करना शुरू किया, हमने नहीं, वैज्ञानिकों ने, तो सबसे पहले उन्होंने लाइट को रे के रूप में रिप्रेजेंट किया। रे मतलब क्या होता है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर रे फॉर्म ऑफ लाइट, यानी सबसे पहले वैज्ञानिकों ने प्रकाश को रे के रूप में देखा। यानी यहाँ पे अगर मोमबत्ती जल रही है, ये जो पहली मोमबत्ती जल रही है, इस पहली मोमबत्ती से लाइट जानते हो कैसे निकल रहा है? उन्होंने बताया कि लाइट ऐसे एरो के रूप में निकलता है। इसी एरो को उन लोगों ने रे नाम दिया। और रे के ऊपर उन्होंने कई फेनोमेनाओं को डिस्क्राइब किया। और जब जब रे के रूप में उन्होंने फेनोमेनाओं को डिस्क्राइब किया, तो उसको फिजिक्स के ऑप्टिक्स ब्रांच के जिस पोर्शन में पढ़ा जाता है उसका नाम दिया गया रे ऑप्टिक्स। 10th तक बच्चों को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना लाइट को एरो सिंबल से ही रिप्रेजेंट करके पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके आगे जब साइंस और डेवलप हुआ, तब पता चला कि नहीं, लाइट जो है रे के रूप में नहीं है, वो वेव के रूप में है। तब उस समय वैज्ञानिकों ने लाइट को वेव के रूप में देखना शुरू किया। और इसके बारे में लाइट के वेव फॉर्म के बारे में जो सबसे पहले वैज्ञानिक आए थे वो थे हाइगेंस साहब। और हाइगेंस का वेव थ्योरी आप लोग को ऑप्टिक्स में पढ़ने को मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है बच्चों। और इससे कई फिनोमिनाओं को मतलब क्या किया जाता है, डिस्क्राइब भी किया जा सकता है। लेकिन ये भी आगे चल के गलत हो जाते हैं, क्यों, तो हम बताएंगे बच्चों। तो रे ऑप्टिक्स भी आप लोग को पढ़ना है 12th में, और वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना है। और इसमें लाइट को किस रूप में देखा गया, तो ऐसे देखा गया कि अगर कोई स्थिर जल है, यानी स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में जब हम कंकड़ मारते हैं तो उसमें डिस्टरबेंस पैदा होता है। और वो डिस्टरबेंस चारों तरफ फैलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से अगर अंधेरा कमरा है, यानी वो स्टिल वाटर के जैसे है, अगर आप उसमें लाइट जलाते हैं, तो लाइट जलाते हैं तो अंधेरे कमरे में डिस्टरबेंस होता है। और उसमें डिस्टरबेंस जो होता है, लाइट जानते हो किस रूप में निकलता है? इस रूप में निकलता है, ये वेव के रूप में निकलता है। और ये वेव पूरे कमरे में फैलने लगता है, ठीक है, ऐसे। ये वेव जैसे पानी में जो वेव उत्पन्न होते हैं, वैसा ही ये वेव मतलब ये मोमबत्ती भी छोड़ रहा है, ठीक है बच्चों। और इनको हम वेव फ्रंट कहते हैं। ये हमारे वेव फ्रंट होते हैं, यानी तरंगाग्र होते हैं, जिनके बारे में हमें 12th में पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में बच्चों। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में आप लोग को अच्छी खासी जानकारी 10th क्लास में ही मिल जाती है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स के बारे में आप लोग को 12th में पढ़ना होता है, ठीक है। और इस वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अदा किए थे वो हाइगेंस साहब थे।
उसके बाद आती है बच्चों कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। कॉर्पुस्कुलर थ्योरी यानी प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इस कणिका सिद्धांत को देने वाले थे सदी के सबसे महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन। उन्होंने बोला कि लाइट जब जलती है तो उसमें से लाइट ना तो रे के रूप में निकलती है ना वेव के रूप में निकलती है, ये छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में निकलती है ऐसे ऐसे। चूंकि कॉर्पुस्कुलर थ्योरी को उन्होंने पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया, इसलिए ज्यादा चर्चा में नहीं आता है। ये बस थोड़े मोड़े थेसिस के बाद दम तोड़ देता है। तो कॉर्पुस्कुलर थ्योरी कणिका सिद्धांत उतना डेवलप नहीं होने के कारण आपके ऑप्टिक्स में जगह नहीं बना पाया। लेकिन उसके बाद आता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ लाइट, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म क्या होता है ये हम आप लोग को बताएंगे। और इसमें जो सबसे अहम रोल अदा किया था जिस वैज्ञानिक ने, वो थे मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल साहब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो आया वो काफी चर्चा में रहा बच्चों, और इस पर एक चैप्टर ही लिखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आप लोग को पढ़ना है ट्वेल्थ में। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ना है, और उसके बाद जो आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी आती है। और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आधार पर ऐसा देखा गया कि लाइट जब किसी सोर्स से निकलता है तो वो ऐसे ऐसे चलता है। यानी वो जब भी चलता है तो चलते ड्यूरेशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी फॉर्म में देखा गया। ठीक है बच्चों, और ये चल के काफी ऑप्टिक्स ब्रांच में काफी क्रांति लाया बच्चों, और फिजिक्स के दुनिया में भी काफी ये तहलका मचाया। और आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही कमाल है कि आप आज आपका आईटी सेक्टर वर्क करता है। यानी जितने भी आपके जो ये आप मोबाइल चलाते हो, ये लैपटॉप चलाते हो, और जितने भी नेट से कनेक्टेड वर्क होते हैं, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर ही होता है बच्चों। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है बच्चों ट्वेल्थ में, और आपको हम ऑप्टिक्स में ही इसकी जानकारी देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात आती है बच्चों क्वांटम फॉर्म ऑफ लाइट। ये तो मतलब समझ लीजिए कि ये एक तरह से काफी रिवोल्यूशन हुआ जब क्वांटम थ्योरी डेवलप हुआ। और इस क्वांटम थ्योरी को डेवलप करने वाले थे मैक्स प्लैंक साहब। मैक्स प्लैंक, आज ही हम प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी पढ़ा के आए हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को, और उन्हें बताएं कि जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट निकलती है तो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के रूप में निकलती है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैकेट के रूप में निकलती है। और इन छोटे छोटे पैकेट को क्वांटा कहा गया, और इसी क्वांटा को आगे चल के लाइट के क्वांटा को फोटोन कहा गया बच्चों। और इन्हीं क्वांटा के बारे में उन्होंने स्टडी करके अपनी क्वांटम थेसिस दिया मैक्स प्लैंक साहब ने। और उनके क्वांटम थेसिस के आधार पर दो घटनाएं डिस्क्राइब हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट को पार्टिकल के रूप में देखा गया। किसके रूप में देखा गया? पार्टिकल, यानी छोटे छोटे कण के रूप में। और इस पार्टिकल को उन्होंने क्वांटा नाम दिया बच्चों। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब बच्चा छोटा था तब वो ऊपर चमकते हुए एक गोले को देखकर वो समझा चंदा मामा, यानी रे ऑप्टिक्स, यानी शुरुआती दौर। उसके बाद उसे आगे चल के समझ में आया कि अरे ये तो कोई छोटा मोटा पिंड है जो जलता है और ये चलता है, ये हमारे चंदा मामा नहीं है, तो वो कहलाए वेव ऑप्टिक्स। लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि अरे ये तो छोटा मोटा पिंड भी नहीं है, ये बड़ा पिंड है। तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक पहुंच गया। लेकिन उसे पता चला कि ये तो बड़ा पिंड है भी, और साथ ही ये हमारी अर्थ का मतलब क्या करता है, और ये अर्थ का चक्कर लगाते रहता है। और चक्कर लगाते ड्यूरेशन में ये अपने लाइट से नहीं चमकता है, ये सन के लाइट से चमकता है। और
ये कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, तो ये ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, बस इसके कुछ भाग पर लाइट पड़ता है तो उसी भाग को केवल हम लोग देख पाते हैं, बाकी तो इसका आकार हमेशा से सेम रहता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसे सोचने समझने की ताकत डेवलप होती है। तो जैसे जैसे आप लाइट को डीपली स्टडी करते चले जाओगे वैसे वैसे पता चलेगा कि नहीं, आप लाइट के बारे में जितना आप आसान समझते थे आसान उतना है नहीं। लाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, लाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और ये काफ़ी कुछ फिनोमेनाओं को हमें समझने में मदद भी करता है। इसलिए बच्चों आगे चल के जब मैक्स प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी डेवलप हुई, तब जाकर हमें एटम के स्ट्रक्चर का एक बल्क स्वरूप हमारे सामने आया, और हम माइक्रोस्कोपिक से लेकर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक चले गए, और उसके बाद हमें पता चला कि ये संसार जो होता है बच्चों एनर्जी से बना है, पूरी तरह से एनर्जी से बना है। ठीक है, तो बच्चों इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये थे बच्चों लाइट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। अब देखिए लाइट से रिलेटेड जो भी फेनोमेनाएं हैं उसमें कम से कम 10 फेनोमेनाएं हैं, जिसमें आपको ये 9 फेनोमेनाओं के ही बारे में पढ़ना है, क्वांटम इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। और जहां तक हमें अंदाजा है बच्चों कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये 10th में ही आप लोग पढ़ के आ चुके हो, यानी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन, ये भी आप लोग 10th में पढ़ के आ चुके हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये थोड़ा मोड़ा पढ़े होगे आप लोग, 10th में थोड़ी मोड़ी जानकारी दी जाती है, किसी किसी बुक में होता है तो बच्चों को पढ़ा दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है ये आप लोग पूरे अच्छे तरीके से डिफिनीशन भी अभी तक याद हुआ होगा, याद याद होगा ही होगा, क्योंकि 10th में काफी से रट्टा मारते हैं बच्चे इन सभी टॉपिक को। ठीक है, और रिफ्लेक्शन की घटना जो होती है वो सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है बच्चों, मिरर में, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद दूसरी फिनोमेनाएं आती है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन। ये घटना अक्सर लेंसों में देखने को मिलती है, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम में देखने को मिलती है। और रिफ्लेक्शन की घटना ओपेक सब्सटेंस और मिरर में देखने को मिलते हैं, यानी अपारदर्शी वस्तुएं और दर्पण में। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये काफी रोचक घटना है बच्चों, जिसमें आपको मिराज उराज के बारे में पढ़ना होता है, और मिराज अक्सर रेगिस्तानी इलाकों में बनता है बच्चों। अब उसके बाद आता है बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है थोड़ा सा हम आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे आपके सामने एक मिरर रखा जाए और एक बुक रखा जाए, और दोनों को सन के सामने से होकर आपके फेस की तरफ घुमाया जाए, तो जब मिरर से लाइट टकरा के आपके फेस पर पड़ेगी तो आपकी आंखें उसको पूरी तरह से देख नहीं पाएगी। ठीक है बच्चों, जानते हो क्यों? क्योंकि वो टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन बुक को अगर आपकी तरफ घुमाया जाए तो बुक को आप आसानी से देख सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले वो लाइट को ऑब्जर्व करता है, फिर उसको चारों दिशाओं में क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये था बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है बच्चों, उसके बाद टिंडल ऑफ द लाइट आते हैं, टिंडल इफेक्ट ऑफ द लाइट, प्रकाश का टिंडल प्रभाव, ये भी आप 10th में पढ़े हैं। और डिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट प्रकाश का विवर्तन, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रकाश का व्यक्तीकरण, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट प्रकाश का ध्रुवीकरण, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द लाइट। ये सारी घटनाओं को आप लोग इसी इंटर में आप लोग पढ़ोगे बच्चों। ठीक है, और ये एक एक चीजों को डिस्क्राइब किया जाएगा लाइट के अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करेंगे, और आपको हम अगले क्लास में एक एक चीज हम लाइट के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले कौन सा ऑप्टिक्स डेवलप हुआ, और उस ऑप्टिक्स के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, किन किन वैज्ञानिकों का उसमें रोल था ये भी हम लोग समझेंगे बच्चों। और उसके बाद एवरी वैज्ञानिक का टाइम क्या था, उन्होंने कौन कौन सी घटनाओं का
उन्होंने मतलब डिस्क्राइब किया, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिए बच्चों। क्योंकि इंट्रोडक्शन में कुछ खास जानकारी नहीं हो पाती है तो थोड़ा मोड़ा बच्चे थोड़ा सा मायूस होते हैं, लेकिन जब हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे बच्चों तो उसमें थोड़ा सा हम लोग पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे और पूरी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लाइट है क्या, और लाइट में रे ऑप्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, और वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, और क्वांटम ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, और लाइट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही बच्चों, ठीक है, गुड बाय, टाटा।